अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब और आप सब देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा अपनी 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको 9th क्लास से ऑनवर्ड 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और मे बी 5th ईयर, 6th ईयर भी इसके आपको सारी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियोज़ अच्छी भी लगेंगी। और लेकिन ये सब तब होगा कि जब आप मेरा साथ देंगे। तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और हमारे पास यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 आज हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जी तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 हमारे पास है 9th क्लास का और हमारे पास उसका यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स के व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कहते हैं आ रेक्टेंगुलर array of real numbers and alphabets enclosed in a square bracket that is called matrix। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो है बुक वाली डेफिनेशन जो कि बुक के अंदर आपको दी हुई है। क्या कहता है कि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरे है रियल नंबर्स की और अल्फ़ाबेट्स की जिसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज़ किया हो। अब ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है कि ये क्या है। बेसिकली ये एक अरे है, यानी कि ये अरेंजमेंट है। अरे से क्या मुराद है? अरेंजमेंट। तो कौन सी अरेंजमेंट? अरेंजमेंट की बात कर रहा है कि वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब रेक्टेंगुलर के अंदर स्क्वायर भी आ सकता है, तो इस वजह से स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म की अरेंजमेंट। यानी कि जो रेक्टेंगुलर किस तरह की अरेंजमेंट होगी, किस चीज़ की अरेंजमेंट? रियल नंबर्स की एंड अल्फ़ाबेट्स की। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर स्टूडेंट जो आपकी रियल लाइन होती है -∞ से +∞ तक, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए A to Z। तो इन दोनों के कम्बिनेशन या फिर ये सिंपली जो हैं ये नंबर्स हो जाएं या सिंपली अल्फ़ाबेट्स हो जाएं, अगर हम इनको एनक्लोज़ कर दें, बंद कर दें किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो फिर वो जो नोटेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको कह रहा है 1 2 A B। ये एक एग्ज़ाम्पल, जस्ट सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि हमने क्या किया, 2 नंबर ले लिए और 2 अल्फ़ाबेट्स ले लिए, उसको आपने इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर बंद कर दिया कि ये अरेंजमेंट क्या बना रही थी? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट थी। तो ये जो अरेंजमेंट बन के हमने इसको बना के इन नंबर्स कौन से थे? बेसिकली नंबर्स थे 1 2 A एंड B। अब इन नंबर्स को हमने एक ख़ास तरतीब से इस तरीके से लिख दिया कि वो अरेंजमेंट बना रहे थे। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे।
तो उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो फिर ये अरेंजमेंट हमारी क्या कहलाई, ये मैट्रिक्स कहलाई। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल से हम देखना चाहें, 1 2 3 -1 0 4, ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये भी जस्ट नंबर्स थे, 1 2 3 -1 0 4। इन नंबर्स को आपने क्या किया, बाकायदा अरेंजमेंट करके आपने एक रेक्टेंगल की शक्ल के अंदर आपने इस तरीके से बंद कर दिया और उसके इर्द गिर्द आपने क्या लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। तो ये आपकी जो अरेंजमेंट इस तरह की बनी, ये भी अरेंजमेंट आपकी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। अब साथ ही मैट्रिक्स के बाद साथ ही हम इसकी रो और कॉलम के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आगे इस्तेमाल जब हम करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर तो हमें वहाँ पर परेशानी ना हो। व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स। अच्छा, एक रो एंड मैट्रिक्स से पहले एक और बात याद रखिएगा, एंट्रीज़ वर्ड आता है। एंट्रीज़ कहते हैं वो एलिमेंट जो कि इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर लिखे होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। एंट्रीज़ क्या चीज़ है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, ये मैट्रिक्स है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 -1 0 4, तो ये सारी इसकी क्या कहलाएंगी, ये एंट्रीज कहलाएंगी। अब चलते हैं रो की तरफ। रो क्या चीज़ है, रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। और अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का स्टूडेंट्स मतलब है कि जो, अगर उर्दू में इसका मतलब बात करें तो उफ़की यानी कि जो कि आपके पास लेफ़्ट से राइट तरफ हो या राइट से लेफ़्ट तरफ हो, मतलब जो इस तरह की अरेंजमेंट हो। जैसे अब ये देखें, इसमें ये 1 2 3 की जो अरेंजमेंट है, ये आपके पास जो बन रही है ये यूँ बन रही है, यहाँ से लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट। तो ये जो अरेंजमेंट नंबर्स की होगी कि आप उसको इस तरीके से लिखें, ये क्या कहलाएगी, ये रो कहलाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ एंट्रीज या एलिमेंट्स। वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वर्टिकल में क्या है, जो नीचे से ऊपर की जानिब हो या फिर ऊपर से नीचे की जानिब हो। तो अब देखें, इसमें जो आपके पास कॉलम बनेगा उसमें क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 -1 0 4। तो इसमें देखें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एक ये बन रहा है, ये कॉलम है। उसके बाद एक ये बन रहा है 2 से 0, और एक ये 3 और 4, एक ये बन रहा है। तो ये जो तीन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की जानिब हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कॉलम कहलाएंगे। इसी तरीके से रोज़ हमने देखी, रोज़ कहती जो लेफ़्ट से राइट हो या राइट से लेफ़्ट हो, वो क्या कहलाएंगी, रोज़ कहलाएंगी। तो इस तरह की ये जो अरेंजमेंट थी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जी तो स्टूडेंट्स कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर आपने फाइंड आउट करना है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा आपको कहेगा कि ऑर्डर फाइंड आउट करें। अब ऑर्डर क्या चीज़ है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 2 3 -5 6। एक क्वेश्चन आपके पास जो है वो है 2 3 -5 6। जी तो कहता है कि इसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या चीज़ है। ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, के कितने रोज़ आ रही हैं
उस मैट्रिक्स के अंदर और कितने कॉलम्स आ रहे हैं, तो उनको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। इस तरह की फॉर्म में नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ से क्या मुराद है स्टूडेंट? नंबर ऑफ का वर्ड जहाँ पर भी आए, आपने ज़्यादातर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ का वर्ड जहाँ पर भी आए आपने उसका मतलब क्या लेना है, तादाद, यानी कि किसी भी चीज़ की तादाद। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ रोज़, इसका मतलब क्या है कि रोज़ की तादाद, और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि कॉलम्स की तादाद। अब देखिए इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, हम चेक कर सकते हैं इजीली। रोज़ अभी हमने पढ़ा कि रोज़ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसमें क्या बनेगी, 2 से 3 की जानिब एक रो एंड -5 से 6 की जानिब एक रो। अगर यूँ भी नहीं समझ आ रही तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2 से 3 को आप समझने के लिए सर्कल कर दें तो ये एक रो बन गई, मतलब 2 और 3 एलिमेंट्स की एक रो, और -5 एंड 6 की ये एक रो। तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर आपके पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो रोज़ की तादाद कितनी हो जाएगी, 2, फिर बाय, और कॉलम्स की तादाद। अब कॉलम्स देखें, इसके अंदर आपने कॉलम्स अब बयान करने हैं कि कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं। देखें कॉलम्स अभी हमने देखा क्या होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट क्या बनेगी, -2 से 5 को अगर मैं एक सर्कल करूं और 3 से 6 को सर्कल करूं तो ये आपके पास वर्टिकल 2 लाइनें बन गई, एक लाइन -2 और -5 और एक लाइन 3 एंड 6। तो इसमें भी कॉलम्स की तादाद कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे कॉलम्स की तादाद भी आप लिख दें कितनी, 2। तो ऑर्डर आपके पास निकल आया, ऑर्डर ऑफ ए। तो ए का ऑर्डर आपके पास क्या निकल आया स्टूडेंट्स, 2/2। सेम इसी तरीके से इसके 8 पार्ट्स हैं एच तक। एक और छोटा सा पार्ट मैं करवाता हूँ, एफ क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लगता है। एफ इज़ इक्वल टू, सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर 2। अब देखने में ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन है इसमें एक एलिमेंट, बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कहता है कि ऑर्डर ऑफ एफ फाइंड आउट करें, ऑर्डर ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ एफ का क्या करना है, आपने फिर वही फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें आप देखें कितनी रोज आ रही हैं, एलिमेंट ही एक है, तो आप इसको एक ही रो की शक्ल में आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए मैं इसको रफ वर्क के अंदर यहाँ आपको ज़रा बना के समझाता हूँ। ये था, ये 2 लिखा हुआ था, अब इसको मैं एक ही रो की शक्ल में यूं करके कंसीडर कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं कॉलम को भी, इसको कॉलम भी एक ही कंसीडर कर सकता हूँ। तो इसमें रोज़ कितनी, रोज़ की तादाद कितनी कंसीडर होगी, 1, एक रो कंसीडर हो रही है। सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉलम की फॉर्म में इसको कंसीडर करूँ तो इसका कॉलम भी कितना कंसीडर होगा, कॉलम की तादाद भी कितनी निकलेगी, एक ही निकलेगी। तो इसका ऑर्डर क्या निकल आएगा, 1/1। जी तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। इसके एच तक पार्ट्स हैं, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, बाकी पार्ट्स इजीली आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपके पास इक्वल मैट्रिक्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, 2 मैट्रिसेस आर said to be equal if and only if these 2 postulates hold। कौन कौन से 2 postulate हैं कि their order should be same, their order should be same, और सेकंड postulate है कि their
corresponding entries are same, entries are same। जी क्या कह रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर, ऐसा मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा, सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर ये दो बातें पाई जा रही हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अब इसकी क्या बात हो रही है यहाँ पे, ज़रा क्वेश्चन को समझिएगा। इक्वल मैट्रिक्स, यहाँ पे ये इक्वल मैट्रिसेस कह रहा है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिसेस के एक नहीं दो मैट्रिसेस कम से कम इक्वल होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जमा लिख रहा है मैट्रिसेस। तो कहता है कि टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, कोई से दो मैट्रिक्स हैं वो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे अगर उनके अंदर ये दो बातें पाई जाती हों। कौन कौन सी दो बातें? पहला कहता है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देयर ऑर्डर शुड बी सेम, और दूसरा कहता है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या, बल्कि डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको ज़रा इजीली समझ आ जाएगी, साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर A B C D E F अप टू सो ऑन J तक आपको क्वेश्चन दिए हैं। मैं ज़रा इसमें से जस्ट 4 पार्ट्स इसके मैं लिखूँगा। A आपको कहता है, A के अंदर 3 है जस्ट, B उसके बाद कहता है B मैट्रिक्स आपको दे रहा है, B के अंदर कहता है 3 and 5 एलिमेंट हैं। उसके बाद C आपको कहता है, C के अंदर 5 - 2 एलिमेंट है, एंड D के अंदर आपको कहता है 5 and 3 एलिमेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, सवाल ये कहता है इसके अंदर कि व्हाट आर द विच ऑफ दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हैं जो क्या हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो अब हमने इस डेफिनेशन को साथ साथ समझना है, और इसी डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल के थ्रू हम मतलब ये एग्जाम्पल की भी कंसीडर की जा सकती है, इस एग्जाम्पल इक्वल मैट्रिक्स की, और इसी से आप ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, मैं सिर्फ इस वजह से आपको क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट लाया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। जी स्टूडेंट्स, तो कहता है कि टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दीज टू पोस्टुलेट्स होल्ड। अब कोई से दो मैट्रिक्स आप उठाएं इसमें से, और आप उन दो मैट्रिक्स को आपस में मुवाजना करते हुए, आपस में कंपैरिजन करते हुए देखें क्या उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर ये वाली बातें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर उन दोनों मैट्रिक्स में ये दो बातें पूरी हो जाएं तो आप कह दें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर नहीं पूरी होती तो सिंपली कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। पहले हम मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स, ए है आपके पास 3 और बी आपके पास है 3 and 5। अब देखिए पहली बात इसमें हमने क्या देखनी है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम। जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले देखते हैं इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। तो ऑर्डर आप सिंपली इसका लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि सिंगल एलिमेंट था तो कितना ऑर्डर था? 1/1, 1 रो 1 कॉलम। मैं ऑर्डर को डायरेक्ट यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 1 × 1। इस तरह भी लिखते होते हैं ऑर्डर को, लेकिन पेपर में इस तरह नहीं लिखना स्टूडेंट्स। पेपर में जैसे आपको ऑर्डर फाइंड करवाया, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके से लिखना है ऑर्डर ऑफ एफ विच इज़ इक्वल टू 1/1। तो इस तरह आपने ऑर्डर फाइंड आउट करके लिखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब देखें ए का ऑर्डर क्या था? 1/1। बी का ऑर्डर देखें, बी का ऑर्डर क्या है? 1/2। 1/2 किस तरह कि इसमें एक रो आ रही है और 2 कॉलम्स आ रहे हैं। 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/2। जी तो स्टूडेंट्स पहली बात हमने क्या देखी कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम। तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या ए का बी के साथ ऑर्डर सेम आ रहा है? मतलब क्या ए का ऑर्डर क्या था? 1/1 और बी का ऑर्डर क्या है? 1/2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। तो इसका मतलब कि ए और बी के अंदर ये दोनों बातों में से पहली बात ही नहीं पाई जा रही कि उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट। तो आप सीधी सी बात लिख दें कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के क्या इक्वल नहीं है।
तो उसके बाद अब सेकंड को देखें, ए को इसके साथ देखें, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ए एंड सी को, ए आपके पास क्या आ रहा है, सिंपल 3 है, और सी आपके पास क्या है 5 - 2। इसका ऑर्डर देखें स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर अभी हमने लिखा 1 by 1, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अच्छा देखें, ये एक एलिमेंट है, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं शो कर रहा, यहाँ पे जो थे ये 2 डिफरेंट एलिमेंट थे, इन दोनों के दरमियान स्पेस थी, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये कह रहा है कि 5 में से 2 माइनस कर दो या 5 में से 2 माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास क्या जवाब आता है 3। तो इसका मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 1 by 1। किस तरह देखें, ये एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा 3, ये वाला भी 3 है, ये भी 3, तो इसकी रोज कितनी बनेगी, एक ही रो बनेगी और एक ही कॉलम, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा 1 by 1। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ए और सी को जब हमने आपस में कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि इसमें पहली बात होल्ड हो रही है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम, कि उनका ऑर्डर सेम आ रहा है। इसका भी ऑर्डर 1 by 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 by 1 है। अब सेकंड बात की तरफ चलते हैं, सेकंड पोस्टुलेट की तरफ, कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कि दोनों की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो इसको इस सवाल के अंदर देखने से पहले इसको आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें सिंपल है ही एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट के अंदर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री पता नहीं लगेगी। साथ ही मैं इसकी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखें इसकी एग्जाम्पल ये, चलें नीचे ही दे देते हैं, ये देखें 1 2 3 4 एंड इधर से दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं A B C D। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जोन से जगह पर जो एंट्री आ रही है, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी आपने उसी जगह पर एंट्रीज जो होगी उसको देखना है। क्या बात मैंने कही कि इस मैट्रिक्स के अंदर जिस जगह पर, फॉर एग्जांपल इधर से 1 किस प्लेस के ऊपर वाक़ है, 1 है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, यानी कि 1 अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें 1 इस कॉर्नर के अंदर है, इस वाले कॉर्नर के अंदर। तो दूसरे मैट्रिक्स में भी हमने कौन सी एंट्री देखनी है, जो इसी कॉर्नर के ऊपर पाई जा रही हो, जो इसी कॉर्नर के ऊपर लिखी हुई हो। तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी इस कॉर्नर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ 1 इज 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर क्या बना, ए बना। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद ये होगा कि अगर 1 इस कॉर्नर के अंदर आ रहा है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी आपने जो इस कॉर्नर के ऊपर एलिमेंट आ रहा होगा वो एलिमेंट लेना है। अब देखें इस कॉर्नर के ऊपर जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है उसके ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसमें 3 इस कॉर्नर पे है, दूसरे मैट्रिक्स में इस कॉर्नर के ऊपर जो एलिमेंट लिखा होगा वो इस वाले एलिमेंट का क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। अब देखें 3 है इस कॉर्नर में, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इस नीचे से लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्या पाया जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। तो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। इसी तरीके से 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बी होगा, एंड 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी होगा। तो इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर जगह आपने सेम रखनी है, प्लेस सेम रखनी है, तो वहाँ पे जो एलिमेंट पाए जा रहे होंगे, वो जो वहाँ पे जो एलिमेंट लिखे हुए होंगे वो एलिमेंट आपके क्या कहला रहे होंगे, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहला रहे होंगे। तो अब हम बात कर रहे थे इस मैट्रिक्स की कि इन दोनों मैट्रिक्स में हमारे पास पहली बात होल्ड होगी थी कि उनका ऑर्डर सेम है, नज़र आ गया हमें, हमने देख भी लिया। दूसरी बात हम चेक करना चाह रहे थे कि क्या उनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर है ही एक एलिमेंट और इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है और कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही एक है तो प्लेस भी एक ही है, जगह, तो इस वजह से इसके अंदर सेकंड बात भी होल्ड होगी कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। और अब देखें सॉरी अभी होल्ड नहीं हुई, हम जगह से हमें पता नहीं लगा, हमने देखना है कि एलिमेंट वो सेम होना चाहिए। ये 3 इस 3 के इक्वल आ रहा है, जी आ रहा है, नज़र आ रहा है। देखें तो ए के अंदर क्या एलिमेंट आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था ये 3। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बननी थी, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ एलिमेंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो बनना था। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ यहाँ जो एलिमेंट था वो बनना था। अब वो कहता है कि वो जो बनेगा ना एलिमेंट वो क्या होना चाहिए, वो सेम भी होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 3 है, इसको भी अगर सॉल्व करें 5 - 2 तो जवाब क्या आता है 3।
तो ये 3, तो C इज इक्वल टू 3। तो अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम भी हैं, सेम है, तो इस वजह से इसके अंदर दोनों बातें होल्ड हो रही हैं। तो आप क्या लिख देंगे, A इज इक्वल टू C। इसको मजीद अच्छे तरीके से अगर समझना है तो देखते हैं, अब B और C को हम कंपेयर कर लेते, B और D को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग B एंड D। B आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 5 एंड D आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनमें दोनों ये दो बातें पाई जा रही हों। पहली बात क्या कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर आप फाइंड करके लिख सकते हैं 1/2, 1 रो 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 1/2, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ऑर्डर दोनों का आपको नज़र आ रहा है, सेम है। इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर पहली बात आपकी फुलफिल होगी कि देयर ऑर्डर आर सेम। उसके बाद सेकंड बात क्या देखनी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। अब देखें इधर क्या, इस कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है, 3। इस कॉर्नर वाले की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर इस कॉर्नर में जो लिखा है। मतलब ये कि इस कॉर्नर पे अगर फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर पे ये बन रहा है 3, तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बनेगा, 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास बनेगा इस कॉर्नर वाला, क्योंकि इधर से हम लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हैं, शुरू वाले कॉर्नर में, इधर भी हम शुरू वाले कॉर्नर के एलिमेंट को देखेंगे। मतलब जो इस कॉर्नर में, उधर भी हम उस मैट्रिक्स में भी इसी कॉर्नर वाले एलिमेंट को देखेंगे। तो 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बना, 5 एंड 5 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास क्या बना, 3। तो क्या ये दोनों सेम है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला सेम है, नहीं। यानी कि 3 5 नहीं है, 3 5 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे जो 5 है वो 3 के इक्वल नहीं है। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही हैं वो सेम नहीं आ रही। तो वो क्या कहता है कि अगर सेम आए सेकंड पोस्टुलेट के अंदर, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, अगर ये सेम होंगी तो फिर आप कह सकते हैं कि क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑर्डर तो सेम था, लेकिन इधर जो एंट्री बन रही थी वो इधर नहीं बन रही थी। इधर जो एंट्री 5 आ रही थी वो इस कॉर्नर में 5 नहीं आ रहा था। तो जो जगह भी सेम देखनी है इक्वल मैट्रिक्स के लिए, और एलिमेंट भी सेम होना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये क्या होंगे, B एंड D आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। आप क्या करें, आप A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स की इक्वेशन को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं जी। तो देखें आपको मैट्रिक्स दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है A + C, A + 2B, C - 1 and 4D - 6 which is equal to 0 - 7 3 and 2D। अब कहता है कि आप क्या करें, आप फाइंड आउट करें A, B, C, D की वैल्यूज़ जिनके लिए ये मैट्रिक्स है वो होल्ड होता है। यानी हमने A, B, C, D की वैल्यूज़ बतानी है जिन वैल्यूज़ के लिए ये मैट्रिक्स जो लिखे हुए हैं ये होल्ड होते हैं। मतलब कि अब देखें इस मैट्रिक्स में, इन दोनों मैट्रिक्स में बीच के अंदर क्या साइन लगा हुआ है, मिड के अंदर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो इक्वालिटी का साइन का क्या मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने फिर इसको क्या करना है, इक्वालिटी, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हमने इसको लेके चलना है और इसको सॉल्व करना है, और हमने A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयर ऑर्डर शुड बी सेम। अच्छा, यहाँ पे ज़रा डेफिनेशन को समझिएगा। कहता है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ दीज टू पोस्टुलेट्स होल्ड। अब ये मैथ के अंदर जो वर्ड इफ़ एंड ओनली इफ है ना स्टूडेंट्स, ये बड़ी काम की चीज़ है। इफ़ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ कहते हैं कि जब जब एक काम होगा तब तब दूसरा काम होगा, और जब जब दूसरा काम होगा तब तक पहला काम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यूँ कह लें कि बारिश आएगी
तो फिर पानी आएगा। अगर पानी आएगा तो इसका मतलब है बारिश भी आई है। यहाँ पे इसका ये मतलब लिया जाएगा। मतलब इसमें हम पहली कंडीशन से लेके सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे और सेकंड कंडीशन से लेके फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ जो है मैथ के अंदर यूज़ होता है। या स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ के लिए खाली ये नहीं, ये सिंबल भी यूज़ होता है। दोनों लाइनें डबल डाल के इक्वालिटी का साइन बड़ा करके उसके इर्द गिर्द ये एरो डाल दें, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। तो अब ये क्या कहता है कि मैट्रिसेस आर इक्वल, मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर ये दो बातें पूरी हों उसमें, एक बात। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं तो ये मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। यानी कि मैंने बताया ना कि इफ एंड ओनली इफ में हमने दोनों कंडीशनें देखनी होती हैं कि अगर बारिश आ रही है तो पानी आएगा, और अगर पानी आ रहा है, पानी आपके पास एरिया में मौजूद है, सारा आपका एरिया गीला हुआ है, इसका मतलब बारिश आई थी। तो अब देखें यहाँ पे वही वाली बात है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर ये दोनों बातें पूरी हों, और दूसरी उसकी उल्ट कंडीशन कि अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके हो गया। अब कहता है कि ये दो मैट्रिक्स आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब अगर इक्वल है तो इनके अंदर ये दोनों बातें पूरी होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक होंगी पूरी। तो अब देखते हैं क्या कि उनका ऑर्डर सेम होगा। हमने चेक भी कर लेते हैं कि ऑर्डर इसका क्या बनेगा, 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या बन रहा है, 2/2। तो इसका मतलब ये वाली बात पूरी हो रही है। ठीक है, मतलब अब हमने ये लेके हमने क्या करना है, ये बात उसने हमें दे दिया, अब हमने ये प्रूव करना है। वर्किंग के अंदर हमने क्या करना है कि ये चीज़ें देखनी है। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। और साथ वो कहता है कि अब देखिए ABCD की वैल्यू भी फाइंड आउट करें। तो अब हमने क्या देखना है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कि एंट्री सेम है या नहीं है। तो अब चूंकि उसने कह दिया कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी एंट्रीज को इक्वल लेंगे। यानी कि हम इसकी A+C वाली जो एंट्री है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। क्यों, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या बन रही है, 0 बन रही है। इसके इस कॉर्नर में क्या आ रहा था, A+C, इस मैट्रिक्स से इस कॉर्नर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आ गया। इसी तरीके से A+2B वो किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, यानी ये इस कॉर्नर वाला इस कॉर्नर वाले के इक्वल आ जाएगा। और इधर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है वो इधर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर वाले के इक्वल आ जाएगा। C-1 इज इक्वल टू 3 एंड 4D-6 इज इक्वल टू 2D। तो ये चीज़ें आपके पास इस दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने की वजह से हमें यहाँ पे ये बात समझ आई कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो आपके पास ये वाली बात भी होल्ड होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल लिख ली और इसको हमने नाम दे लिया इक्वेशंस का 1, 2, 3 एंड 4। तो अब हम क्या करते हैं, हमने इन इक्वेशंस के ज़रिए हमने ABCD की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये तो स्टूडेंट्स अब इसमें सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे आसान तरीका कि इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर आपके पास ABCD में से सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा है। ABCD में से सिर्फ एक कांस्टेंट। देखें इसमें A+C 2 कांस्टेंट A और C आ रहे हैं, इसमें A और B 2 आ रहे हैं, इसमें सिर्फ C आ रहा है, इसमें सिर्फ D आ रहा है। तो अब हम पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा है। चाहे पहले आप 3 को सॉल्व कर लें, चाहे आप पहले D को सॉल्व कर लें। मैं पहले थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्विंग थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, C-1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप 1 को उधर ले जाएं तो 1 इधर माइनस हो रहा है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो C का क्या आंसर आ गया, 4 निकल आया। अब उसके बाद देखें जो C इज इक्वल टू 4 है ये ऊपर से किस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, ये तो हमने सॉल्व कर ली। इसके अलावा किस इक्वेशन में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, A+C इज इक्वल टू 0। तो इसको सब्सटीट्यूट कर दें कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सब्सटीट्यूटिंग C इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास स्टूडेंट्स, A+C इज इक्वल टू 0। अब C की वैल्यू क्या आ रही है, +4। यहाँ पे C की जगह रिप्लेस कर दें 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब साइन जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास A की वैल्यू भी निकल आई, मतलब ये वाली भी सोल्व होगी। अब देखें ये A की वैल्यू जो आ रही है ये
बाकी दो इक्वेशन में से किस में आ रही है, बची सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में आ रही है। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -4 इन आपके पास सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी, a + 2b विच इज इक्वल टू -7। अब देखें a की वैल्यू क्या आ रही है, -4, a की जगह रिप्लेस कर दें -4 + 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो भी बताता हूँ अभी। 2b इज इक्वल टू -7 और यहाँ पे भी +4 लिख दिया और यहाँ पे भी ये -4 लिख दिया। ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, जो 4 इधर माइनस का होता है वो अगले स्टेप में, निचले स्टेप में आके क्या इक्वालिटी से जब दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो क्या होता है, प्लस का हो जाता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर भी प्लस लिख देते हैं और साथ इधर वो -4 भी लिखा रहने देते हैं। ये काम नहीं करना। तो इधर आपके पास ये -4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सिंपली ये 4 इधर माइनस का था, जब इससे निचले स्टेप के अंदर हम शिफ्ट हुए तो ये 4 यहाँ से इधर आने की बजाय कहाँ पे आ गया, इक्वालिटी के दूसरी तरफ आ गया। तो अब देखें ये 2b एज इट इज़ आ गया इक्वालिटी की जगह, इक्वालिटी एज इट इज़ -7 की जगह -7। जस्ट ये 4 इधर माइनस का था, यहाँ पे लिखने की बजाय अगले स्टेप में जब इससे निचले स्टेप में आए तो वो कहाँ पे चला गया, इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और वो प्लस का 4 बन गया। अब देखें 7 में से 4 गए, 3 साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है, 2b इज इक्वल टू -3। अब ये 2 और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, सवाल है कि ये मल्टीप्लाई किस तरह हो रहे हैं, देखने वाली बात है ना। तो देखिए अगर प्लस हो रहे होते तो इनके दरमियान क्या लिखा होता, प्लस लिखा होता। अगर माइनस हो रहे होते तो इनके दरमियान क्या लिखा होता, माइनस हो रहा होता। अगर डिवीजन लिखी होती तो इनके दरमियान क्या लिखा होता, या 2/b या b/2। ये डिवीजन का साइन ये यूज़ हो रहा होता। तो इन तीनों में से कोई बात होल्ड ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या है, फिर बचा आपके पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बचा। तो ये या फिर यूँ भी कह सकते हैं या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई अगर b करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, 2b आता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि 2 और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब देख सकते हैं जो वैल्यू आपके पास एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो वो दूसरी तरफ आगे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ये 2 आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ये गलती करते हैं कि यहाँ पे भी साथ 2 लिख देते हैं और यहाँ नीचे भी 2 लिख देते हैं। ये काम नहीं करना है, ज़रा इसको समझिएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इस 2 ने इस वाले स्टेप से ये स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये वाला इस स्टेप से जब निचले स्टेप में शिफ्ट होना है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा। ओके हो गया। तो इस वजह से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो आपके पास यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाने के बाद डिवीजन में शिफ्ट हो गया। तो बी का आंसर क्या निकल आया, -3/2। तो लास्ट हमारा इक्वेशन 4 रह गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 4 को। सॉल्विंग 4 इक्वेशन क्या कहती है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब देखिए हमने d फाइंड आउट करना है तो d वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें, विदाउट d वाली वैल्यूज़ को आप दूसरी तरफ ले जाएं। तो हम एक स्टेप करेंगे ताकि आप लोगों को मसला ना बने, करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें 4d - 6, ये प्लस का 2d इधर आ गया, माइनस का 2d हो गया, इक्वल टू के बाद यहाँ से जब 2d उस तरफ चला गया तो आपके पास क्या बच गया, इस तरफ 0, क्योंकि ये 2d था, जब इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखें ये 6 इधर माइनस हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। याद रखें जो साइन होता है वो किसी भी नंबर का उसके लेफ्ट की जानिब लगा हुआ होता है। तो 6 का साइन क्या है, ये वाला माइनस है। तो ये वाला माइनस, जब 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वालिटी से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4d माइनस का 2d ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ये इक्वल टू 0 भी एज इट इज़, माइनस का 6 इधर आगे क्या हो गया, प्लस का 6। अब देखें 4d - 2d तो आंसर क्या आएगा, 2d सिंपल है। तो 0 में 6 ऐड करें, 6। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं, 0 + 6 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसलिए बी केयरफुल। तो अब देखें यहाँ पे 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर वही पुराना काम कि 2 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 उधर जाके इक्वालिटी से दूसरी तरफ डिवाइड होता है। यहाँ पे भी 2 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो d इधर ही रह जाएगा, 6 के नीचे 2 चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2 and 2 3s are 6 implies that d is equal to 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बात और छोटी सी नोट कीजिएगा
यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स स्टेप की मिस्टेक करते हैं। क्या, अब देखें जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने क्या सिंबल यूज़ किया, इम्प्लाइज दैट का। जगह थोड़ी होने की वजह से मैंने यहाँ जो सिंबल यूज़ किया है वो कौन सा सिंबल यूज़ कर रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट का। इस सिंबल का क्या नाम है, इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का स्टूडेंट मतलब होता है पूरा का पूरा स्टेप, यानी लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ें आप आगे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि पिछले वाला पूरा स्टेप जो है, पिछला पूरा स्टेप क्या था, ये चीज़ थी 2D-6 था। तो ये पूरा का पूरा स्टेप सॉल्व होके पूरा लेफ्ट भी और राइट भी दोनों चीज़ें आपके पास क्या आएंगी, या नीचे आएंगी अगर नीचे लिखना चाह रहे हैं, अगर आगे लिख रहे हैं तो आगे आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने d = 6/2 लिखा डायरेक्ट पूरा का पूरा। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे d = 6/2 ये करके, मतलब स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करेंगे, 2D-6 लिख देंगे, 2D = 6, उसके बाद D = 6/2 करके उसके बाद आप डायरेक्ट या तो लिख दें जैसे ये देखें ना, ये यहाँ पे है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इम्प्लाइज दैट का सिंबल डाल के डायरेक्ट खाली क्या लिख देंगे, 6/2। ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है कि आप पूरा स्टेप रिपीट कर रहे हो। ये पूरा स्टेप नहीं है, जस्ट एक वैल्यू है। पूरे स्टेप में लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ें आ रही हैं, यानी कि मैथ के अंदर अगर आप एक काम एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी आपको वही काम करना पड़ता है। तो अब देखें यहाँ पे 2 जब इधर से डिवाइड किया इस तरफ आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, d = 6/2। तो जब आप इसको लिखेंगे d = 6/2 तब ये आपके पास ठीक बनेगा। फिर आप इसको सॉल्व करके 2 3 are 6, तो तब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, d = 3। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने लिखना है डायरेक्ट इक्वल डाल के 3 लिखेंगे फिर गलत नहीं होगा, फिर ठीक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपने = का सिंबल डाला। = का मतलब है कि ये वाला स्टेप पिछले वाले स्टेप के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, वो तो बात ठीक है। लेकिन इम्प्लाइज दैट का जब सिंबल डालेंगे इसका मतलब है आपने पूरी फुल बात, जो आप फुल एक लाइन लिख रहे हैं उसको आपने फुल रिपीट करना है। तो यहाँ तक हमारी स्टूडेंट्स d की वैल्यू भी निकल आई। तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास आंसर्स आए हैं। a का आपके पास आंसर आया -4, b का आपके पास आंसर आया है -3/2 एंड c का आपके पास आंसर आया है 4 एंड d का आपके पास आंसर आया है 3। जी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास a b c d की वैल्यूज़ हैं। इन a b c d की वैल्यूज़ को अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करें तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक आपका आंसर निकल आया है। ठीक है, यहाँ उसके बाद आगे जो चेकिंग कुछ टीचर्स करवाते हैं कि आगे चेक भी कर लें, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप इसको क्या करें, a b c d की वैल्यूज़ को इसके अंदर दोबारा सब्सटीट्यूट करके आप इक्वल निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें, इनकी वैल्यूज़ को दोबारा सब्स्टिट्यूट करें। हाँ, सिर्फ आप अपने आंसर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोबारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन के अंदर करके देख सकते हैं कि क्या मेरे आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, मतलब मेरे आंसर दुरुस्त हैं या नहीं। तो देखें, हम चेक कर लेते हैं। a = -4, जब यहाँ पे -4 लगाएंगे a की जगह -4 आ जाएगा, -4, और c की जगह क्या आ रहा है, +4। तो देखें 4 - 4 कैंसिल हो गया, क्या आएगा, 0। तो 0 और इक्वल टू का दूसरी तरफ भी क्या बना हुआ है, 0 बना हुआ है। तो इसका मतलब a और c की वैल्यू हमारी ओके होगी। अब देखें यहाँ पे, अब इसको वैल्यू को पुट कर लें, चेक कर लें। a की जगह आपके पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है -4 और +2b, b की जगह क्या वैल्यू आ रही है, -3/2। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो -4 और -3 ऐड होकर कितना बनेगा, -7। तो इसका मतलब ये वाली बात भी हमारी होल्ड होगी। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। इसी तरीके से आप ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन को भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि c की जगह आप लगा दें 4 -1 क्या हो जाएगा, 3, इधर भी 3 आ रहा है, और इधर आप d की वैल्यू लगा दें, d की वैल्यू क्या, 3, d = 3, तो 3 4 12, 12 - 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इधर d की जगह वैल्यू लगा दें 3 3 2 6, तो 6 = 6 ये भी वेरीफाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ भी आई होगी, और अगर फिर भी आपको कहीं से कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।